नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाई शुभम सर में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में मेंशुरेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और मेंशुरेशन हमारी तरफ से चैप्टर ख़त्म है। हम लोग एक नए चैप्टर शुरू कर रहे हैं और शुरू से मैथ शुरू कर रहे हैं, नंबर सिस्टम से प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप प्रॉपर इसकी नोट्स बना सकते हैं अगर हमारी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और नोट्स बनाना चाहते हैं तो। हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के पहले कुछ चीज़ें नंबर के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहले शुरुआत के 10 से 15 मिनट तक आपको हम बेसिक चीज़ें बताएंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जैसे कि हमने मेंशुरेशन में क्लास के शुरुआत में पहले बेसिक चीज़ें और बेसिक फार्मूले बताए थे, उसी तरह इसमें भी पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को देखेंगे। पहले तो नंबर के बारे में देखेंगे थोड़ा बहुत। बाकी आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए सही दिल से धन्यवाद। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम चैप्टर है, हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। उसके बारे में पहले कुछ नंबर है, देखो हम एक एक करके आपको बता दे रहे हैं सारे। फिलहाल हमको ये पता ही है जो लिखा हुआ है कक्षा 8 की क्लास में, तो लगभग आपको पता होंगे, लेकिन चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो एक बार बता देना उचित है। सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या है, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम लोग गिनती में लिखते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या ये माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। तो वो गिनती जो हम लोग मतलब वो संख्याएं जो हम लोग गिनती में लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, वो सारी कैसी संख्याएं हैं? वो प्राकृतिक संख्याएं। तो एग्जाम्पल में हम लिखे दे रहे हैं, अगर आपको पता है तो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। डिफिनीशन हमने लिखा नहीं, डिफिनीशन उतनी खास ज़रूरत है नहीं, डिफिनीशन कभी पूछी जाएगी नहीं आपसे। इनको आगे इन्फिनाइट तक ले जा सकते हो। ऐसी गिनतियाँ यानी ऐसी संख्याएं जो गिनती में प्रयोग में आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके इन्फिनाइट तक ले जा सकते हो। ये सब कैसी संख्याएं होती हैं? ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या कौन सी संख्याएं होती? जब हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं रहती, 1 से शुरू होती। और जो पूर्ण संख्याएं होती है वो जीरो से शुरू होती है, यानी प्राकृतिक संख्या में जब हम जीरो को ऐड कर लेते हैं तो वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो इसके एग्जांपल में अगर आप लिखेंगे तो इनकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? 0 1 2 3 4 करेंगे। 0 1 2 3 4 5, और ये भी कहाँ तक जाएगी? इन्फिनाइट तक जाएगी। सही है। तो सबसे पहले हमने बताया प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं जो गिनती में हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 करके इन्फिनाइट तक जाती है। और जो पूर्ण संख्याएं होती है वो कौन संख्या होती है? जब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बन जाते हैं। उसके बाद आगे सम संख्याएं। सम संख्याओं की डिफिनीशन हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल हैं, वो संख्याएं कैसी संख्याएं? सम संख्याएं हैं। कुछ लोग इसकी डिफिनीशन ऐसे भी बता देते हैं, जिस संख्या के इकाई के अंक पे 2 4 6 8 और 0 होता है तो वो कैसी संख्या है? सम संख्याएं। तो वैसे भी समझ लो 2 4 6 8 10, और या यूँ समझ लो कि जिस संख्या को 2 से पूर्णतः डिवाइड किया जा सके वो कैसी संख्या है? सम संख्या है। और जो 2 से पूर्णतः डिवाइड ना हो वो कैसी संख्या? विषम संख्या है। तो जो इवन नंबर है वो कौन से नंबर होते हैं? जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाते हैं वो कैसे संख्या है? जैसे 2 4 6 8 10 12, कहीं तक भी लिख दो, बस 2 से कट रही हो वो कैसी संख्या? सम संख्या। और सबसे छोटी सम संख्या क्या? 2। ये पता होगी लेकिन फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं, जिसको पता है ठीक है। सम संख्या है वो जो से पूर्णतः डिवाइड हो जाए वो सम संख्या, और जो ना डिवाइड हो वो विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या लिखोगे? 1 3 5 7 9 11 13 और 15। जो 2 से पूर्णतः डिवाइड ना जाए वो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 4 बताया प्राकृतिक संख्या है जो गिनती में लिखी जाती है, 1 2 3 4 5 6 सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लो, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। उसके बाद सम संख्या यानी इवन नंबर। जो संख्या 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए वो कैसी संख्या? सम संख्या। और जो 2 से ना डिवाइड हो वो कैसी है? विषम संख्या। इनके एग्जाम्पल लिख दिए हैं, इस पर उतना ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं। आगे का देखते हैं। चलिए देखेंगे आगे। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के बाद देखा था पूर्ण संख्याएं, उसके बाद देखा था सम संख्या और विषम संख्याएं।
यानी सबसे पहले नेचुरल नंबर देखा था, फिर होल नंबर देखा था, फिर इवन नंबर देखा था, फिर ऑड नंबर देखा था। फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ आपके सामने अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का दूसरा नाम है ऋण संख्याएं, जिनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। देख लीजिए तीनों एक ही नाम है, चाहे अभाज्य संख्या तुमसे कोई पूछे, चाहे ऋण संख्या पूछे, चाहे प्राइम नंबर पूछे। जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वो कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर। जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हों वो कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, 2 है, 2 के बाद आगे क्या है? 3 है। जैसे 2 को आप तोड़ोगे तो 2 या तो 2 से कट सकता है या तो 1 से कट सकता है। मतलब हमेशा इसके जो 2 गुणनखंड होंगे ना, एक वो स्वयं होगा और एक होगा। जैसे 2 है, 2 या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो ये प्राइम नंबर है। 3 या तो 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 4 नहीं है, 5 या तो 5 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। फिर 6 नहीं है, 7 है, 7 या तो 7 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। उसके बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। 11 या तो 11 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। उसके बाद 12 नहीं है, फिर 13 है। 13 या तो 13 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। फिर 14 नहीं है, फिर 15 नहीं है, फिर 16 भी नहीं है, फिर 17 है, या तो 17 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होना पॉसिबल हो वो कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं या प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल में देखो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो। 7 के बाद 8 मत लिख लो, 9 मत लिखो, फिर 11 लिखो सीधा। 11 के बाद क्या लिख सकते हो? 13 लिख सकते हो। 13 के बाद क्या लिख सकते हो? 17 लिख सकते हो। 17 के बाद क्या लिख सकते हो? 18, 19 लिख सकते हो। 19 के बाद क्या लिख सकते हो? 20 नहीं लिख सकते हो, 21 नहीं लिख सकते हो, 22 नहीं लिख सकते हो, फिर 23 लिख सकते हो। इस तरह करके वो हर संख्या, जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो वो कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं कौन सी हैं? इसके बारे में भी और कुछ चीज़ें बताऊंगा, पहले इधर देख लो। भाज्य संख्याएं कैसी संख्या है? जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं। 2 से अधिक 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते हैं। 2 से केवल ज़्यादा हो जाएं तो वो कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखूं, अगर आप सबसे पहले देखो, 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, क्योंकि 2 या तो 2 से कटेगी या तो 1 से कटेगी, तो उसके 2 गुणनखंड होंगे तो वो किस में चली गई? प्राइम नंबर में चली गई, यानी अभाज्य संख्या में। 3 भी नहीं हो सकते, क्योंकि 3 क्या, 3 या तो 3 से कटेगी या तो 1 से कटेगी, तो वो भी काहे में चली जाएगी? अभाज्य संख्या में चली जाएगी। लेकिन जैसे ही 4 पे आओगे, 4 2 से भी कट सकता है, 4 4 से भी कट सकता है, 4 1 से भी कट सकता है। इसका मतलब इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताना होगा? 4 बताना होगा। 4 के बाद क्या 5 लिख लें? 5 या तो 5 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो नहीं लिख सकते हो। 6 लिख सकते हो। 6 इसलिए लिख सकते हो क्योंकि देखो 6 किससे किससे कटेगा? 6 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। 3 से काटो, 2 से काटो, 6 से काटो, 1 से काटो, तो 4 है। उसके बाद 6 लिख लो, है ना। 6 के बाद क्या लिख दो? 7 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। 8 लिख दो। 8 के बाद 10 लिख दो। 10 के बाद 12 लिख दो। इस तरह की संख्या, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं। और जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्याएं। अब आप इस वाले में एक नोट पॉइंट ध्यान से नोट कर लो। सबसे पहले हमने क्या लिखा था? इसको अलग कलर से लिख लो, 2। 2 के बारे में एक खासियत आप ध्यान से देखो। हमने जो अभाज्य संख्याओं में संख्याएं लिखी, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, आगे के भी जो होंगी, 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है जो साथ में क्या है? अभाज्य संख्या भी। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी विषम संख्याएं हैं, लेकिन सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं। इस पॉइंट को खूब ढंग से समझ लो। हम लिख देते हैं, देखो नोट पॉइंट में लिख लो इसको।
दो ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। जो अभाज्य या ऋण या प्राइम कुछ भी लिख सकते हो, जो अभाज्य संख्या है बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं। इस पॉइंट को खूब ढंग से देख लो। हमने क्या लिखा हुआ है? दो ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। इसका क्या मतलब एक बार समझ लो। आपने 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 11 लिखा, 13 लिखा, इस तरह करके आगे तक गए तो 2 इकलौता ऐसा अभाज्य नंबर है जो साथ साथ सम संख्या है। मतलब देखो, सबसे छोटी सम संख्या अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे? 2 बताओगे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तब भी आप 2 बताओगे। और अभाज्य संख्याओं में 2 इकलौता ऐसा सम नंबर है जो सम नंबर के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है, और जितनी बाकी सारी अभाज्य संख्याएं वो सारी की सारी विषम हैं, लेकिन सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं है। इसका ये मतलब है, जैसे देखो हमने 2 लिख दिया सम संख्या, उसके बाद 3 लिखा, फिर 4 नहीं 5 लिखा, फिर 6 के बाद देखो 7 लिखा। अच्छा बताओ 9 इसमें थी कि नहीं थी? 9 कैसा नंबर है? 9 हमारे हिसाब से विषम संख्या है, और विषम संख्या आपके हिसाब से भी होगी, तो 9 विषम संख्या तो है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 9 किससे कट जाएगी? 9 3 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए तो वो कैसी संख्या हो जाएगी? इधर आ गई होगी। देखो यहाँ लिख सकते थे 8 से आगे 9, हमने नहीं लिखा था, यहाँ बीच में लिख लो 9 भी तो हो जाएगी। 2 से अधिक गुणनखंड करने 9 काहे से कट जाएगी? 9 से कटेगी, 9 1 से कटेगी, 9 3 से भी कट जाएगी, तो किस में आ जाएगी? भाज्य संख्या में आ जाएगी। इसमें देखो नहीं लिखी कहीं, तो देखो ये सम होने के बावजूद भी इसमें नहीं है। तो आपको याद रखना है कि 2 के अलावा जितनी अभाज्य संख्याएं वो सारी विषम हो सकती हैं, लेकिन जितनी विषम संख्याएं वो सभी अभाज्य में आ जाए ऐसा नहीं होगा। सही है? इस वाले में भाज्य संख्याएं सम भी हो सकती हैं, विषम भी हो सकती है। जैसे देखो 4 सम है, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। 9 2 से नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी देखो भाज्य वाले में है। तो भाज्य संख्याएं सम या विषम कोई भी हो सकती हैं, लेकिन अभाज्य संख्याओं में केवल 2 इकलौता ऐसा सम नंबर है जो अभाज्य संख्या में भी आता है। बाकी जितनी अभाज्य संख्याएं सारी विषम संख्याएं हैं, लेकिन सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं। इतनी चीज आपको याद रखनी ही पड़ेगी। आगे का देखो बताते हैं, फिर देखेंगे आगे का। आगे लिखा हुआ आपके सामने परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, जो संख्या p/q के रूप में हो और p की वैल्यू क्या ना हो? 0 ना हो, p नॉट इक्वल टू 0 हो। एग्जाम्पल में जैसे आपके सामने लिखा 22/7, 5/1, 4/5 और 1/2। आपको परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्याएं लेनी? जैसे एग्जाम्पल तुमको समझा रहे हैं, जैसे आपके सामने देखो लिखा हुआ है 4/5। 4/5 को अगर आप सरल करोगे तो देखो पहले कितनी बार जाएगा? दशमलव लगा के यहाँ 0 करोगे, 5 से करोगे तो 5 8 कितना? 40, खत्म हो गया।
ऐसा भी हो सकता था कि अगर ऊपर लिखा हो 25 और उसको 2 से भाग करना हो तो कितना हो जाएगा 12.5, ख़त्म। अच्छा, दशमलव भी दो तरह के होते हैं। कुछ दशमलव के बाद वैल्यू ख़त्म कर देते हैं। जैसे देखो, आप 25 को 2 से भाग करोगे तो 2 का नम 2, 2 दूना 4, और फिर दशमलव लगा दोगे, फिर 2 पंचे 10, ख़त्म हो गया दशमलव के बाद। तो ऐसी संख्याएं भी काहे में आएंगी, परिमेय संख्याएं में आएगी, जो दशमलव के बाद ख़त्म हो जाती है, इसके आगे भाग नहीं जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होती हैं, जैसे मान लो लिख दिया जाए कितना 11/9 लिख दिया जाए, है ना। 11/9 कैसी बनेगी, अगर इसको 9 से भाग करोगे तो देखो 9 का नम 9 पहले जाएगा, बचेगा कितना 20, दशमलव लगा दोगे तो ना 10, 11, फिर 9 दूनी 18, 19, 20, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, इस तरह करके चला जाएगा। मतलब ये इन्फिनाइट तक अब जा सकता है। इन्हीं संख्याओं को ऊपर ऐसे कर दिया जाता है 1.2, ऊपर इनके बार लगा दिया जाता है। तो दशमलव भी दो तरह आते हैं। कुछ तो आते हैं दशमलव के बाद ख़त्म, 0.5, 0.8, 0.25 करके ख़त्म, पूरी तरह से भाग हो गया, दशमलव शांत हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जैसे अभी आपके सामने लिखा 11/9 भाग करो तो 9 का नम 9, फिर 2 आज बच जाएगा 20, फिर 2 9 18, फिर 2, फिर 2 9 18, फिर इस तरह करके 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 करके चलता ही जाएगा। मतलब 2 2 2 इन्फिनाइट तक चला जाएगा। इस तरह के भी दशमलव, जैसे 11 से 1/9 होता है ना, तो इसलिए उसके फ्रैक्शन में ले लेते हैं। अब जैसे देखो, इस तरह वाले जो मतलब इन्फिनाइट तक जाते हैं, जिनके ऊपर बार लगती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी जो संख्याएं होंगी वो सब कहे में आएंगी, वो सारी परिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्या में कौन सी संख्या आएंगी, जिनको भाग करने पर दशमलव के बाद सेम अंक रिपीट नहीं होगा कि 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 आता रहेगा, 1 4 3 5 6 7 8 अलग अलग आता रहेगा। मतलब बार उनके ऊपर नहीं लगा सकते हो। जिनके ऊपर आप बार लगा सकते हो दशमलव के बाद, जिस भी संख्या को भाग करने के बाद दशमलव के बाद मान लो 3 3 3 3 3 आता गया, तो आप 1.3 बार लिख सकते हो। अगर 2.55555 आता चला गया तो 2.5 बार लिख सकते हो। जिस संख्या के ऊपर बार लगा सकते हो वो भी परिमेय में आएगी। और जैसे जो खत्म हो गए, जैसे 4.25 या 2.5 या 12, जैसे भी हमने भाग किया था 4 को ना, ये 0.8, अभी हमने भाग किया था 25 को 2 से, तो 12.5। तो इस तरह वाले भी काहे में आएंगे, परिमेय में आएंगी, चाहे बार लग जाए चाहे दशमलव खत्म हो जाएगा। अपरिमेय में वो वाली आएंगी जैसे 1.4 3 2 5 6 8 3 अलग अलग आता रहेगा, जिनके ऊपर आप बार नहीं लगा सकते। वो कैसी संख्याएं हैं, इनरेशनल नंबर, जिनको हम लोग अपरिमेय कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने √3 लिख दिया है, पाई लिख दिया है। आप क्या लिख सकते हैं, √5 भी लिख सकते हैं, 5 के बाद आप 6 भी लिख सकते हैं, √7 भी लिख सकते हैं। 8 नहीं लिख सकते हो कि लिख सकते हो, 8 किसी संख्या का वर्ग है नहीं, है ना। 9 नहीं लिख सकते हो क्योंकि 9 किसका वर्ग है, परफेक्ट है, 3 बाहर आ जाएगा, तो 9 नहीं लिख सकते हो। √10 लिख सकते हो। जो परफेक्ट नहीं, इस तरह करके इन्फिनिट तक इसमें भी और इसमें भी कर सकते हो। तो आप ये पहचान गए होंगे परिमेय संख्याएं कौन सी है और अपरिमेय संख्याएं कौन सी। देखो, संख्याएं तो और बहुत सारी हैं, ठीक है। अभी को प्राइम है, जिनके बीच का एचसीएम 1 है। वो जब पेयर गिनने वाला नंबर आएगा तो हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे संख्याएं और कौन। आप बेसिक सिर्फ इतनी जान जाए, मतलब दो ही चीज़ अगर समझ लें, केवल सम संख्या और विषम संख्या, परिमेय और अपरिमेय, इन चारों को समझ ले, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। बस इतना ही अगर आप देख लोगे तो आगे काम पड़ेगा, ऐसा नहीं काम नहीं पड़ेगा। को प्राइम का खूब काम पड़ेगा एलसीएम एचसीएफ में, जब पेयर ढूंढने होंगे तो को प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। को प्राइम में ऐसे पेयर लिए जाते हैं जिनके बीच का एचसीएफ 1 हो, या जो आपस में कटते ना हो, जिनके बीच का एचसीएफ 1 हो, या कॉमन जो संख्या है वो 1 से 1 केवल कट रही हो, है ना। तो वो को प्राइम फैक्टर होते हैं। तो को प्राइम फैक्टर वगैरह हम आगे चल के आपको बताते रहेंगे। फिलहाल हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठा थ्योरी कर देंगे तो पूरी क्लास में केवल थ्योरी रह जाएगी। तो हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं, हम हर क्लास में थोड़ी थ्योरी थोड़े क्वेश्चन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले अब देखते हैं नंबर सिस्टम का एक सबसे छोटा टॉपिक, स्थानीय मान और जातीय मान, जिसको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कहते हैं। ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है क्या, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अगर आपके सामने कोई संख्या लिखी है, मान लो 535, 35 ना करो 534 कर दो।
अगर संख्या 534 थी कि इसका मतलब ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर और सैकड़े के स्थान पर है। अगर आप इसमें से 5 की फेस वैल्यू पूछ ली जाए तो फेस वैल्यू तो 5 की 5 ही होगी। ये इसकी कौन सी वैल्यू है? फेस वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अगर इसी 5 की प्लेस वैल्यू पूछ ली जाए तो ये हो जाएगी कितनी? 500। ऐसा क्यों हुआ अब ये समझो। ये जो 534 लिखा है ये कैसे लिखा होगा? पहले 500 रहा होगा, फिर 30 रहा होगा, फिर 4 रहा होगा, इन सबको जोड़ा होगा तो 534 बना होगा, क्योंकि ये इकाई के स्थान पे तो इसमें 1 से गुणा किया गया होगा, दहाई के स्थान पे है तो 10 से किया गया होगा, हज़ार के स्थान पर है तो कितने से किया? इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे है तो 100 से किया गया है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 पे होता तो फिर 1000 से कर लिए होते। तो देखो इकाई के स्थान पर 1 से गुणा करके बना देंगे 4, दहाई के स्थान पे 10 से गुणा करके बना देंगे 30, और फिर सैकड़े के स्थान पे 100 से गुणा करके बना देंगे 500। तो 500 प्लस 30 प्लस 4 सब जोड़ोगे तो 534 बनेगा। जैसे आपके सामने लिखी होती संख्या, मान लो लिखी है 13, तो इस संख्या 13 कैसे बनी? 10 और 3 मिला के क्या बनी? 13 बनी। इसका मतलब इस 3 में 1 से गुणा हुआ रहा होगा और इस 1 में 10 से गुणा हुआ रहा होगा, तब जाके जोड़ी गई होगी। तो 10 और ये 3 जोड़कर तब क्या बना होगा? 13 बना होगा। तो इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा, दहाई के स्थान पर 2 से, और फिर सैकड़े के स्थान पर तो 100 से। तो उसी तरह से ये बनी होगी संख्या। तो अगर आपसे 3 की कोई फेस वैल्यू पूछे तो जो दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू, फेस का मतलब चेहरा जो दिख रहा है। जैसे 5 की फेस वैल्यू 5 है, 3 की फेस वैल्यू 3 है और 4 की फेस वैल्यू 4 है। लेकिन स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या है? अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, इकाई के स्थान पर जो भी संख्या होगी, जैसे इकाई के अंक पे 4 है तो इकाई की आप देखेंगे तो फेस वैल्यू भी 4 आएगी और प्लेस वैल्यू भी 4 आएगी, क्योंकि इसमें 1 से गुणा करोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो अगर आपसे कभी कोई ये पूछ ले कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम होगी, तो किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे जो भी डिजिट लिखी होगी उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होगी। सही है। अब अगर आपसे 3 की पूछ लिया जाए तो 3 की जो फेस वैल्यू होगी 3 ही होगी, लेकिन इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, क्योंकि देखिए इकाई दहाई के स्थान पे है तो 0 लगा देंगे। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर मान लो 3, 5, 4, 2, 1 इतनी बड़ी संख्या लिखी, अगर आपसे कोई पूछे कि 4 की क्या बता दो प्लेस वैल्यू, तो 4 लिखो और जितने 0 पीछे ऐसे उतार लो। अगर आपसे पूछे कि 5 की क्या बताओ प्लेस वैल्यू बताओ, तो 5 लिखो और कितने 0 पीछे 1, 2, 3 उतार लो। आपसे कोई पूछे 3 की प्लेस वैल्यू तो 3 लिखो, 1, 2, 3, 4 0, तो 1, 2, 3, 4 0 उतार लो। और फेस वैल्यू तो पता ही, जो दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू। 3 की फेस वैल्यू 3, 5 की फेस वैल्यू 5, 4 की 4, 2 की 2, 1 की 1। तो फेस वैल्यू जो दिख रही है वही, और प्लेस वैल्यू हमने आपको समझा ही दिया है। तो प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान और फेस वैल्यू को कहते हैं जातीय मान। तो आप ये समझ गए होंगे जातीय मान और स्थानीय मान क्या है। हम इसके क्वेश्चन करवाते हैं आपको कि इसका क्वेश्चन पेपर में आएगा कैसे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, 27307 में 7 के प्लेस वैल्यू का अंतर बताओ। 7 दो जगह देखो लिखा है आपके सामने, संख्या ये है, ये संख्या है आपके सामने। आपके सामने पूछा क्या गया है? 7 की प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर। 2 7 हैं तो दोनों 7 के प्लेस वैल्यू का अंतर पूछा गया है। अच्छा, अंतर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन हमने पहले एक प्लेस वैल्यू का कर लिया केवल। समझो ध्यान से, 7 इस वाले 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 ही होगी, और इस वाले 7 की कितनी होगी? 7 और कितने 0? 3 0। इसको स्थानीय मान कहते हैं। तो एक 7 का स्थानीय मान 1 और एक 7 का स्थानीय मान 7। स्थानीय मान पूछा गया है, तो देखिए इस वाले 7 का स्थानीय मान 7, क्योंकि इकाई के अंक पे 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और इकाई दहाई सैकड़े और हज़ार यही तो होगा। तो देखिए इसमें कितने 0? 3 0, क्योंकि 1000 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7000। तो इस वाले 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो 7000 आएगी, और इस वाले 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी?
7 आ जाएगी। दोनों के बीच का अंतर पूछा गया तो दोनों को लिख के क्या कर लो, घटा लो। यहाँ घटा लो कितना, 7 8 9 10, यहाँ पे कितना 9 और यहाँ पे कितना 9 और यहाँ पे कितना 8, 8,993 क्या आएगा, इनके बीच का अंतर आएगा। जैसे आगे मान लो अगर आपके सामने कोई संख्या एक और लिख देते हैं, देखो अगर आपके सामने लिखा 5 3 2 5 और फिर 3 लिखा, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 3 की प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर बताओ तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसकी प्लेस वैल्यू 3 और इस वाले 3 की प्लेस वैल्यू कितनी, 3 और जितने इधर जीरो है 1 2 3, क्योंकि इस 3 की तरफ कोई नहीं जीरो था तो नहीं लगाया, केवल 3 ही की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। और इस वाले 3 की प्लेस वैल्यू कितनी, 3 जीरो। अगर 5 की प्लेस वैल्यू जानना होता तो 5 लिखते, 1 2 3 4 जीरो लगाते। अगर इस वाले 2 की प्लेस वैल्यू जानना होता तो पीछे 2 जीरो तो 2 जीरो लगा लेते, है ना। ये 2 जीरो मतलब एक तरीके से याद कर लो, बाकी है वो कॉन्सेप्ट से ही। तो इन दोनों के बीच का अगर अंतर पूछा जाता तो लिख लेते 1 2 3 और यहाँ घटा लेते 3, तो यहाँ कितना आ जाता 7 8 9 10, फिर यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 और यहाँ कितना 2, 2,997 आ जाता। अब देखिए अगर मान लो ऐसी कोई बहुत बड़ी सी डिजिट दे दी जाए, प्लेस वैल्यू पूछा है, कर ही लोगे, बस संख्या लिखो, जितने इकाई की तरफ जीरो है उसके आगे मतलब जितनी संख्या है उतने जीरो लगा लो, वही उसका क्या है, स्थानीय मान है, जिसको प्लेस वैल्यू कहते हो। फेस वैल्यू तो जानते हो जो दिख रहा वही उसकी फेस वैल्यू है। 5 की फेस वैल्यू 5, 3 की फेस वैल्यू 3, 2 की 2, 5 की 5 और 3 की 3। स्थानीय मान बता ही दिया, जैसे 1 3 लिखा तो 3 के आगे इधर कोई जीरो नहीं इकाई की तरफ तो नहीं लिखना, इधर 1 है। अगर 5 की तुमसे कोई प्लेस वैल्यू पूछे तो 50 और 2 की पूछे तो 200, 3 की पूछे तो 3000 और 5 की पूछे तो 50,000, क्योंकि इधर 4 जीरो है ना। तो इकाई तरफ जितने उतने जीरो लगा दो। अब देखो अगर यही चीज़ दशमलव लगा के लिखी रहे तब आपसे अगर प्लेस वैल्यू पूछ ले तो कैसे करोगे, जरूरी थोड़ी ना कि सिंपल डिजिट दे दी जाए। अगर दशमलव लगा के देंगे तो कैसे करोगे, पूछा क्या गया है, देखो 4 के प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर पूछा गया है, तो 4 के प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो इस वाले 4 की जो प्लेस वैल्यू है ना, इस वाले की, इस वाले 4 की प्लेस वैल्यू 4 ही रहेगी और इस वाले की क्या हो जाएगी, 0 0 4 हो जाएगी। अब आप सोचे होंगे ये कैसे होगा, अभी तक तो पीछे जीरो लगा रहे थे। जीरो पीछे तब तक लगाना है जब तक दशमलव के पहले के ही अंक हो, दशमलव में ना दिया हो, सिंपल संख्या दी गई हो। अगर ये शुरुआत में दशमलव लगा के दिया है और आपसे प्लेस वैल्यू पूछा तो 4 के प्लेस वैल्यू जो संख्या दे उसको लिख लो, और जो दहाई की तरफ, इकाई की तरफ नहीं दहाई की तरफ, दशमलव के बाद और उस संख्या से पहले जितनी संख्या हो उतने जीरो लगा दो। जैसे 4 लिखा तो 4 के इधर अब कोई नहीं, देखो यहाँ दशमलव के बाद और 4 के बीच में कोई संख्या नहीं, लेकिन इस वाले 4 को उतारा तो 4 लिखा, दशमलव के बाद और इस 4 के बीच में कितनी संख्या है 2, तो इससे पहले 2 लिख लो। अब इसके आगे क्या लिख दो, 0.004। तो आपके सामने इस वाले 4 का जो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू है वो 4 होगा और इस वाले 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 0.004 होगा। नहीं समझ में आ रहा फिर से समझो, 0.5321 मान लो ऐसे लिखा है, तो आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इसमें से 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1 लिखो और 1 2 3 जीरो आगे, 1 2 3 और दशमलव लगा लो, जितनी संख्या आगे उतनी जीरो लगा लो, तो प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.001। अगर पूछ ले 2 की प्लेस वैल्यू बताओ तो 2 लिखो, इसके सामने कितनी संख्या है 2, तो 2 जीरो लगा दो, फिर दशमलव लगा दो, तो इसकी प्लेस वैल्यू ये। अगर पूछ ले 5 की प्लेस वैल्यू बताओ तो केवल 5 यानी 0.5 ऐसे कर लो, क्योंकि इधर देखो कोई संख्या नहीं आ गया ना, तो 0.5। अगर 7 की पूछ लिया होता तो 7 लिखते, इससे पहले 1 2 3 4 जीरो थे, तो 1 2 3 4 इसके बाद दशमलव, ऐसे कर लो, यानी 0.0007। तो दशमलव वाला भी समझ गए होंगे। तो अब अपना क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन में क्या है, देखिए संख्या क्या लिखी है, 0.4241 में 4 के प्लेस वैल्यू का अंतर बताओ। तो आप देखिए यहाँ पे लिखे 4, आगे कोई संख्या नहीं तो जीरो नहीं लगाना, सीधा दशमलव लगा दो। इस वाले 4 को लिखो, इधर 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा के दशमलव लगा दो। तो आपके सामने आगे वाले इस वाले 4 का जो प्लेस वैल्यू 0.4 और इस वाले 4 के प्लेस वैल्यू 0.004, इनके बीच का अंतर पूछा गया तो घटा लो 0.4 और 0.004 आपस में घटा लो। घटा लोगे यहाँ दशमलव आगे क्या कर लो, जीरो लगा लो, चाहे ऐसे कैरी लेते चले जाओ। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा दशमलव। तो यानी 0.396 क्या हो जाएगा,
0.4241 में 4 के प्लेस वैल्यू के बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा? 0.396। तो इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये वाला बताया ही था, एक एग्जाम्पल और बता दिया था। तो आप ये समझ गए होंगे प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर। अगला देखते हैं, देखेंगे आगे के क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आपके सामने एक संख्या लिखी है 9 3 5 6 7 2 में 9 का जातीय मान, जातीय मान का मतलब फेस वैल्यू, और ये वाली प्लेस वैल्यू। के बीच का क्या बताना है? अंतर बताना है। तो देखो संख्या आप लिखो 93567 मैं आपको बताना, देखो पहले तो बताना है 9 का जातीय मान। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, तो 9 की फेस वैल्यू क्या आएगी? 9 की फेस वैल्यू 9 ही आएगी। और 7 की प्लेस वैल्यू, 7 की प्लेस वैल्यू जैसे लिखोगे पीछे एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो आपके सामने 9 की आ गई फेस वैल्यू और 7 की आ गई प्लेस वैल्यू। आप ध्यान रखेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू में ध्यान ही नहीं रखना, जो दिख रहा है वही फेस वैल्यू। भाई जैसे जिसका जो फेस दिख रहा है वही तो है वो, तो फेस वैल्यू में कुछ याद ही नहीं रखना, बस प्लेस वैल्यू में याद रखना। जैसे 7 की प्लेस वैल्यू देखा गया तो 7 लिखो, जितने जीरो इधर आए इकाई की तरफ उतना लगा दो। अगर 6 की आपको बताना होता प्लेस वैल्यू तो 600 होती, 1 की पूछे होते 5 की तो 5000 होता, 1 की पूछे होते तो 30,000 होता कि ना होता? दोनों के बीच अंतर पूछे तो आप 70 में से कितना घटा लो? 9 घटा लो, तो 9 घटा लो कितना हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 6, 61 आ जाएगा। सही है। आगे देखो, अगर आपको हम एक अगली संख्या दे दें, अगर मान लो आपके सामने लिखा हुआ 7 3 5 2 1 9 7 है ना, 7 ना लिखो रिपीट हो जाएगा, 4 लिख दो, है ना। अब अगर इसमें क्या पूछ लिया जाए आपसे, देखो लिख दिया जाए 5 की फेस वैल्यू ले लो और इसके बाद 2 की प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर बताना हो, तो 5 की फेस वैल्यू तो 5 ही रहेगी कि नहीं रहेगी, और 2 की प्लेस वैल्यू क्या लिखोगे? 2 और 3 जीरो अलग, 1 2 3 और 2 आपस में घटा लो। 2 की ये हो गई प्लेस वैल्यू और ये हो गई फेस वैल्यू, आपस में घटा लोगे, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 1, 1995 हो जाएगा। तो आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर, और फेस वैल्यू के बीच का अंतर और प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर आपस में समझ गए होंगे। दो ही चीज़ हैं बस, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो दिख रही वही फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू में दो तरह की चीज़ है, दशमलव के बाद का है, तो जिस संख्या की आपसे प्लेस वैल्यू पूछी जाए उस संख्या के लिखो, और दशमलव के बाद और उस संख्या के पहले बीच में जितनी संख्या है उतने जीरो उस संख्या से आगे लिख लो और दशमलव लगा दो। और दशमलव के ना वाले तो आपके सामने लिखे हैं, ये तो आसान है ही। नहीं समझ में आ रहा एक बार दोबारा देख लेना। सही है, चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। आपके सामने लिखा हुआ 2, 5, 0, 6 एवं 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। इसका मतलब है उन्होंने अपने 5 अंक आपको दिए हैं, उनमें से एक 2 है और एक 5 है, एक 0 और एक 6 और एक 8 है। इन सभी पांचों अंकों का प्रयोग करके एक बड़ी से बड़ी संख्या जो बनाई जा सकती हो, इन्हीं पांचों का प्रयोग करके जो सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है आप उसको बनाओ, और जो सबसे छोटी बनाई जा सकती है वो सबसे छोटी बनाओ, फिर उन दोनों के बीच का अंतर बताओ। संख्या आपके सामने देखो कौन कौन सी हैं, एक 2 है, एक 5 है, एक 0, एक 6 और एक 8 है। 5 अंकों की ही बनानी, इसका मतलब कोई अंक रिपीट नहीं करना है। इन पांचों अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या जब भी आपको बनानी हो तो हमेशा बड़े से छोटे की तरफ उतार दो। अगर देखो सबसे बड़ी बनानी होती, सबसे बड़ी, तो सबसे पहले लिख लो 8, 8 के बाद क्या लिख लो 6, 6 के बाद क्या लिख लो 5, 5 के बाद 2 और 2 के बाद 0, 1 2 3 4 5। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 86520। अच्छा, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं है, इन 5 अंकों का प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या है। यानी 2, 5, 0, 6 और 8 का प्रयोग करके
अगर आपसे कोई संख्या बनाने के लिए बोली जाए कि 5 अंकों की एक संख्या बड़ी से बड़ी क्या बना सकते हो, तो आप क्या करो, बड़े से छोटे की तरफ उतार दो तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। अगर सबसे छोटी बनानी है तो छोटी के लिए क्या करोगे, देखो सबसे छोटी के लिए, अगर आपने सबसे छोटी के लिए, अगर आपके दिमाग में आया कि सबसे बड़ी बनानी थी तो बड़ी से छोटी की तरफ उतार दिए हैं, और सबसे छोटी बनानी तो छोटी से बड़ी की तरफ उतार लें। तो अगर आपने यहाँ लिख दिया क्या, 0, 0 के बाद लिख लिया 2, 2 के बाद क्या लिख लिया 5, 5 के बाद क्या लिख लिया 6, 6 के बाद 8 लिख लिया। अब आप बताओ, ये 0 आगे लिखा तो आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं तो 0 हट जाएगा, तो ये बन तो जाएगी सबसे छोटी संख्या, लेकिन ये 4 अंक की ही रह जाएगी, 0 तो आपने प्रयोग में ही नहीं किया है। तो अगर आपने इसको ऐसे बनाया है तो काट देना, ये गलत है। जब भी 0 आएगा, और 0 आएगा ही पक्का, क्योंकि 0 नहीं आएगा तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रहेगा, क्वेश्चन खत्म है, फिर तो सबसे हो ही जाएगा, जिसने कभी नहीं पढ़ा होगा उसका भी हो जाएगा। 0 आके ये गलत क्या करवाएगा, देखो सबसे बड़ी संख्या तो ये जो बना दी हमने वही है, लेकिन अगर सबसे छोटी की बात की जाए कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो पहले 0 के बाद सबसे छोटी संख्या कौन थी, 2, फिर 0 लगा लो, यानी 0 आपको दूसरे नंबर पे लाना है। अगर छोटी से बड़ी बनानी है, देखो है ना, मतलब सबसे बड़ी बनानी है, सबसे बड़ी संख्या तो बड़ी बनाना आसान है, बस बड़े से छोटे की तरफ उतार दो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। अंक 5 के बजाय 6 हो जाए, 7 हो जाए, नंबर बदल जाएं, सबसे बड़ी संख्या बनानी है, जितने नंबर दिए जाए छांट के, जो सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। लेकिन जब सबसे छोटी बनाने का नंबर आया वो 0 है, अगर 0 नहीं है तब तो आप छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लिख दोगे तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। लेकिन 0 है और 0 हमेशा रहेगा, तो 0 को हमेशा सेकंड नंबर पे रखेंगे शुरुआत से। तो पहले सबसे छोटी संख्या 0 है, लेकिन 0 नहीं लिखेंगे, उससे छोटी संख्या ढूंढेंगे, क्या है सबसे छोटी 0, फिर उससे बड़ी 2, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे 5, और फिर लिखेंगे 6, और फिर लिखेंगे 8। समझ गए हो 0 कहाँ लाना है। देखो सबसे छोटा 0 है, तुम्हारे हिसाब से 0 आगे होना चाहिए, 2 पीछे होना चाहिए, लेकिन फिर वो 4 अंक की रह जाती, जैसे यहाँ हम लोगों ने देखा। तो आपको छोटी संख्या में छोटे से बड़े तरफ ही लिखना है, लेकिन सबसे छोटा अगर 0 है तो 0 को दूसरे नंबर पे लिखना है, फिर उससे 0 से बड़े वाले को आगे लिखना है, फिर उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। समझ गए हो। अब इन दोनों के बीच का अंतर पूछा गया था तो ये वाली लिख के काट देना, ऐसा नहीं करना है। अब इन दोनों के बीच अंतर पूछा गया तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनाए थे, 8, 6, 5, 2, 0, और सबसे छोटी 2, 0, 5, 6, 8। घटा दो इनको, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ कितना बच जाएगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 9, और यहाँ कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 6, 7, 8। 65,952 इन दोनों के बीच का अंतर आएगा। 2, 5, 0, 6, 8 से बनाई जाने सकने वाली सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की, और सबसे छोटी संख्या के बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, 65,952। अगला सेम क्वेश्चन लिखा है, वीडियो रोक कर इसको बना के देखो, बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, है ना। देखिए हम चेक किए दे रहे हैं, इसमें भी 0 है, सबसे बड़ी पहले बनाऊं, सबसे बड़ी बनाओगे, 1, 2, 3, 4 अंक हैं, तो सबसे बड़ी पहले 5 है तो 5 उतार लो, फिर 4 है तो 4 उतार लो, फिर 3 है, फिर 0 है, सबसे बड़ी बन गई। सबसे छोटी बनानी है, सबसे छोटी बना लो। सबसे छोटी में 0 को हमने बताया सेकंड पोजीशन पे लिख ही दो, फिर 0 से बड़ी क्या होगी 3 होगी, तो 3 को आगे लिख लो, उसके बाद फिर उससे बड़ी 4 होगी, 4 को पीछे कर लो, फिर उसके बाद 5 हो जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कैसे बनाएंगे। ये 4 अंक की बजाय 5 अंक है, 6 अंक है, 7 अंक है। ये कभी कभी एग्जाम में आता, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है नहीं। वैसे भी आज हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो अभी बिल्कुल बेसिक चीज़ें ही बता रहे हैं, तो जिसको पता है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं पता है वो समझ लेगा। इन दोनों के बीच का अंतर घटाना, घटा लो, अंतर पूछ लिया। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 12, 12 में से जाएगा तो बचेगा 8, 4, 12, और फिर यहाँ बच जाएगा 3, और यहाँ कितना बच जाएगा 2, 2385 इनके बीच का अंतर आ जाएगा। तो आप ये समझ लिए होंगे ना कि अगर आपको 4 नंबर या 5 नंबर दे दिए जाए और उसके बाद आपसे क्या पूछा जाए
कि इन सभी नंबरों का प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। आपको हमने 2 क्वेश्चन करके दिखा दी हैं, आप इन्हीं में से समझ लीजिए, दोबारा वीडियो को देख लीजिए, है ना। देखेंगे आगे के क्वेश्चन। हम लोगों ने पहले क्या देख लिया था, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देख लिया था। उसके बाद दूसरा देखा है कि आप कुछ अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो बनाएंगे उनके बीच का अंतर कैसे निकालेंगे, वो देख लिया था। और एक बेसिक चीज़ और देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे आगे से ना। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा, यदि कोई व्यक्ति 1 से लेकर 250 तक की गिनती को लिखे तो उसे कितने अंक लगेंगे। इसका ये मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 1 से लेकर 250 तक की गिनती लिखे तो उसे कितने अंक लगेंगे। तो ये अंक कैसे बताने हैं, जैसे आपने 1 लिखा तो 1 लिखा तो आपको 1 लिखने के लिए 1 अंक लगेगा, 2 लिखने के लिए 1 लगेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की गिनती लिखने के लिए आपको हर बार 1 अंक लगेगा। लेकिन जैसे ही आप 10 लिखेंगे तो 10 लिखने के लिए आपको 2 अंक लगेंगे, 1 और 1 0। 11 के लिए 2 अंक लगेंगे, 1 फिर 1 12 के लिए 1 और 1 2। इसी तरह करके जब आप 99 के बाद 100 पर पहुंचेंगे, 100 लिखने के लिए आपको 3 अंक लगेंगे, 1 और 2 0। फिर 111 जैसे लिखोगे तो 3 1 लगेंगे, फिर 112 के लिए 1 फिर 1 फिर 2। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, लिख के देखते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि आपको 1 से लेकर 250 तक की गिनतियों को कंप्यूटर पर टाइप करना है तो कंप्यूटर के बटन को कितनी बार दबाना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन दूसरा उसी तरह है, लेकिन इसमें भी समझ लो कि आपको 1 से लेकर 250 तक की गिनती लिखनी है तो देखो, 1 अंक वाली संख्याएं बराबर लिख लिया है 9 और गुणा कर लिया 1 से। अच्छा 9 कहाँ से आया, इसके लिए आप एक चीज़ समझो पहले। अगर आपके सामने गिनती लिख दें हम 1 2 3 4, अब पूरी नहीं लिखेंगे, 10, फिर यहाँ 11 आया होगा, फिर यहाँ 20 आया होगा, फिर यहाँ 21 आया होगा, फिर यहाँ 30 आया होगा, एक वक्त आया होगा 91 आया होगा, लास्ट में 100 आया होगा, तब फिर लास्ट में 111 आया होगा और 110 आया होगा। यहाँ तक 100 गिनतियाँ हो गई रही होंगी, उसके बाद 111 आया होगा। अब आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखने के लिए हमको हर बार 1 अंक की आवश्यकता पड़ी। 1 लिखने के लिए 1 अंक, 2 लिखने के लिए फिर 1 अंक, 3 लिखने के लिए फिर 1 अंक, 4 लिखने के लिए फिर 1 अंक, 5 के लिए फिर 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए। लेकिन 10 लिखने के लिए 2 अंक, 11 के लिए 2, 12 के लिए 2, इस तरह 99 तक 2 लगेंगे। जैसे ही 100 लिखोगे 100 के लिए 3 अंक लगेंगे। आपको बताना कितने अंक लगेंगे आपको। तो शुरुआत के 1 से लेकर 9 तक गिनती, 9 ऐसी गिनती लिखनी जिनके लिखने के लिए 1 अंक लगेंगे, तो हमने 1 से गुणा किया। इसके बाद लिखो 2 अंकों वाली संख्याएं। 2 अंकों वाली संख्या कैसे देखोगे, देखो ये वाला 10 2 अंक का है, 10 के बाद फिर 20 वाली लाइन, फिर 30 वाली, फिर 40 वाली, फिर 50 वाली, फिर 60 वाली, फिर 70 वाली, फिर 80 वाली, फिर 90 वाली और फिर 100 वाली। अब आपको ये बताना है सिर्फ कि 10 से लेकर 99 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं। कैसे समझोगे इस चीज़ को, देखो आप क्या करो कि ये 10 वाली लाइन छोड़ दो पूरी। 10 के बाद देखो 20 वाली लाइन पड़ेगी, फिर 30 वाली लाइन पड़ेगी, गिन लो। 20 वाली एक लाइन, फिर इसके बाद 30 40 50 60 70 80 90 100, कितनी लाइन पड़ गई, देखो 9 पड़ गई। हर लाइन पे 10 10, तो 9 दहम्मा कितने, 90। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ, जब हम लोग 100 वाले पे आए तो 100 3 अंक की संख्या थी, तो इस वाले 100 को छोड़ दो और ये वाला जो एक 10 यहाँ छोड़े थे इसको ले लो। तो 90 ऐसी संख्याएं पड़ेंगी, 90 जिनको लिखने के लिए हमको 2 बार बटन दबाना पड़ेगा, 2 अंक लगेंगे। 90 कहाँ से आए पता चला, एक बार जोड़ दो, दिमाग पे सोचो। 1 से लेकर 9 तक की गिनती छोड़ दो, अभी 10 आया, 10 को दिमाग पे बाहर करो। अब 11 वाली लाइन, फिर 21 वाली, फिर 31 वाली, फिर 41 वाली, फिर 51 वाली, फिर 61 वाली, फिर 71 वाली, फिर 81 वाली, फिर 91 वाली। कितनी लाइन टोटल पड़ेंगी, 9। हर लाइन पे 10, तो 9 दहम्मा 90। लेकिन गड़बड़ क्या, 99 के बाद 100 जो कि 3 अंक वाली संख्या हो जाएगी, तो 100 हटा लोगे तो फिर कितने बचेंगे, 89। और फिर ये वाला जो 10 अभी छोड़े थे आगे, इसको ले लोगे।
तो 10 से लेके 99 तक के बीच में कितनी संख्याएं पड़ेंगी? 90 संख्याएं पड़ेंगी। और हर संख्या लिखने के लिए तुमको 2-2 अंक लगेंगे। तो हमने 90 को 2 से गुणा कर दिया, तो इसका मतलब है कि हमको 180 अंक लगेंगे। और यहाँ पर 9 संख्याएं लिखने के लिए हर संख्या के लिए 1 अंक चाहिए, तो 1 से गुणा कर लिए हैं। सही है। अब हम लोगों ने 100 तक कहा, 99 तक की गिनतियाँ लिख ली हैं। अब 99 के बाद क्या होगा? देखो 99 के बाद आएगा 100, फिर 101, और कहाँ तक की लिखनी है? 250 तक की लिखनी है। खूब ध्यान से समझना, 250 तक की लिखनी है। अभी 100 हुआ, अब 101 से लेकर के 200 तक के बीच में हर गिनती लिखने के लिए 3-3 अंक चाहिए। तो 100 के बाद 100 भी छोड़ दो, 101 से 200 तक के बीच में 100 गिनतियाँ तो साफ साफ पड़ जाएंगी कि नहीं पड़ेंगी? 100 आप दिमाग से हटा लो, लिख के ही देखते नहीं, समझ नहीं पाओगे ना अभी। अब ऐसा करें ना, इसको मिटा के फिर आगे समझाते हैं। देखो आप यहाँ लिखो 101, इससे आगे वाली यहाँ पे 100 लिखा रहने दो। 101 वाले में यहाँ 110 वाली लाइन आएगी, फिर 120 वाली आएगी, फिर 130 आएगी, फिर कितना आएगी? 140। इस तरह करते करते 200 आएगी, और ऊपर कितना रही होगी? 191, 192, 93, 200 तक गई होगी। फिर 201 वाली आई होगी, फिर यहाँ कितना आई होगी? 210 आई होगी। ऐसा ही तो हुआ होगा भाई, 201, 202, 203, 200, इस तरह करते करते 209, फिर 210 आया होगा, और फिर लास्ट में आया होगा 250। अब आप समझो, 101 से लेके 200 तक 100 गिनतियाँ हैं, तो 100 तो ये पड़ जाएंगी जो 3-3 अंक वाली हैं। और फिर 200 के बाद 201 से लेके 250 तक 50 ये पड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 150। और इधर अभी ये वाला 100 छूटा हुआ था, तो 150 ये और एक ये, तो कितना? 151। 151 गिनतियाँ ऐसी पड़ी जिनको लिखने के लिए 3-3 अंक लगेंगे। तो यहाँ लिख लो, 3 अंकों वाली संख्या के लिए कितनी पड़ रही हैं? 151, जिनको लिखने के लिए हमको 3-3 अंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 से गुणा कर लो, 3 × 9 3, 5 × 15 के 5, कैरी 1, 3 × 9 3, 1 4, इनका सबको जोड़ लो। 9 और 3 कितना? 12, 9 10 11 12, और 8 2 10, 3 13 14 के 4, कैरी 1, 4 1 5 1 6। इसका मतलब है कि हमको कितने अंक की ज़रूरत पड़ेगी? 642 अंक की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमको 1 से ले करके, या यूँ समझ लो कि अगर आपको 1 से लेकर के 250 तक की गिनती कंप्यूटर पर टाइप करनी है, तो आप 642 बार, कितनी बार? 642 बार अपनी बटन को दबाओगे कीबोर्ड की। समझ गए हो बात को? ध्यान से समझना है इसको। कितने अंक लगेंगे? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक लड़का 1 से लेकर 250 तक की गिनतियाँ लिखना चाहता है, तो उसे कितने अंक की आवश्यकता पड़ेगी? तब भी सेम आंसर। एक लड़का है जो 1 से लेकर 250 तक की गिनतियों को कंप्यूटर पर टाइप करना चाह रहा है, तो कंप्यूटर की बटन को कितनी बार दबाना पड़ेगा? ये भी सेम चीज़ है। समझ गए बात को आप? एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, इसको समझ लो अगर अभी इसमें नहीं समझ पाए हो तो। देखो कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति 1 से लेकर 251 तक, 251 की बजाय 151 कर लो, थोड़ा छोटा हो जाएगी, जगह लिख लो 151 ना, अब आसान हो जाएगा। 1 से लेके कहाँ तक? 151 तक की गिनतियों को कंप्यूटर पर लिखना चाहता है, तो कंप्यूटर के बटन का प्रयोग कितनी बार करेगा? यानी कंप्यूटर के पर कितनी बार टक 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 करके दबाएगा? तो फिर से वही चीज़ है, 1 अंक वाली तो हमेशा उतनी ही रहेंगी। 1 अंक वाली और 2 अंक वाली आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, याद कर लो। अगर 1 से शुरू हो जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर 100 से शुरू कर देगा, 100 से लेकर 200 के या 250 के बीच में बताओ, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। तो 9 गिनती शुरुआत की 1-1 अंक वाली पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा 1 अंक वाली कितनी होती है? 9, 2 अंक वाली 90, 3 अंक वाली आगे गिन लेना। हमेशा 1 से ही पूछेगा तभी क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। अगर मान लो वो पूछ लेता कि 101 से बताओ, तो सब 3-3 अंक वाली होती, फिर छांटना कहाँ पड़ता कि 1 अंक वाली कितनी, 2 अंक वाली कितनी, 3 अंक वाली कितनी। ये क्वेश्चन आएगा तो हमेशा 1 से ही पूछेगा कि 1 से लेके यहाँ तक की लिखना चाह रहा हूँ मैं, तो बताओ कितने अंक के प्रयोग करेंगे, कंप्यूटर पे कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा।
अगर मान लो उसने लिख दिया कि 101 से बताओ, तो 101 से ले जाएगा तो 999 तक में हर संख्या को लिखने के लिए 3 ही अंक लगने हैं। ऐसा ही तो होगा। 100 से लेके 999 तक की बीच की जितनी भी संख्या है, हर संख्या लिखने के लिए तुमको 3 बार ही बटन दबाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करेगा वो? 1 से बोलेगा तो 1 से लेकर 9 तक के लिए 1 बार दबाना पड़ेगा, फिर 10 से लेकर 99 तक के बीच में 2 बार दबाना पड़ेगा, फिर 100 से लेकर 999 तक के बीच में 3 बार दबाना पड़ेगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा हमेशा 1 से ही पूछेगा। तो आप याद रख लो कि 1 अंकों वाली गिनती कितनी, 9, 2 अंकों वाली कितनी, 90, 3 अंकों वाली आगे गिन लेंगे। तो इसमें देखो क्या करेंगे, 1 अंक वाली संख्या कितनी, 9, तो 9 को 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 2 अंक वाली संख्या पूछेगा तो कितनी होती, 2 अंक वाली 90 होती, तो इसको 2 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 9 आया था, यहाँ 180 आ जाएगा। 9 आएगा फिर 180 आएगा। सही है। 3 अंक वाली यहाँ गिननी पड़ेंगी। अब 3 अंक वाली कैसे गिनोगे, देखो कहाँ तक हम लोग पहुँच गए, 99 तक। भाई 2 अंक वाली हो गई तो 99 तक पहुँच गए। 3 अंकों वाला 100 बचा है अभी, और लिखनी है केवल 151 तक। तो 101 हो गई। 101 से लेके 150 तक चलो, 50 और 151 वाली एक और, तो कितनी हो गई, 51, और एक जो इधर 100 छोड़ा था कितनी हो गई, 52। नहीं समझ पाए हो? देखो इधर आप इस वाली लाइन पे जो 91 से 100 तक आई थी, इससे पहले 99 रहा होगा, 99 तक की तो लिख ही ली वहाँ। अब 100 के बाद क्या आया होगा, 101 वाली लाइन आई होगी, फिर 102 वाली लाइन आई होगी, फिर 103 वाली लाइन आई होगी। इस तरह करते करते लास्ट में आया होगा कितना, 150, जो 141 से शुरू हुई होगी। यही तो हुआ होगा। 101, 102, 103, 140 आया होगा तो 141 शुरू हुआ होगा। यहाँ गलत कर दिया क्या, 120, 121 वाली होगी ना, गलत लिख दिया ये। यहाँ 111, 100, फिर 21, फिर 131, फिर 141 ना, क्योंकि 120 होगा तो 21 होगा। हाँ सही। तो देखो 100 के बाद इस लाइन पे 10, इस लाइन पे 10, 20, 30, 40 और 50, क्योंकि देखो 11 हो गया, 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, कोई छूट गई क्या भाई? 100 के बाद 111 हो जाएगा, फिर 110, अच्छा 101 इससे पहले आएगा ना, 100 के बाद इसके बीच में एक और आएगी, 111 वाली से पहले 101 वाली भी आएगी। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 50 तो ये हो गई। तो 150 के बाद 151 भी लिखने के लिए बोल रखा है कि 151 तक लिखना है। तो 151 एक ये हो गई, तो 50 और एक ये 51 और एक ये छोटी सी जो 52, यानी 52 ऐसी गिनतियाँ आपको लिखनी पड़ेगी जिनको लिखने के लिए आपको कंप्यूटर के बटन को 3 बार दबाना होगा। तो 3 से गुणा कर लो, 3 से गुणा कर लोगे तो कितना, देखो 6 और कितना 15, इनको जोड़ लो, 9 से 15 के 5, और इसके बाद 8 2 10, 10 3 13 14 के 4, और यहाँ 3, कितना 345। तो अगर आप 1 से लेकर के 151 तक की गिनतियों को कंप्यूटर पर टाइप करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर का बटन कितनी बार दबाना पड़ेगा, 345 बार दबाना पड़ेगा। आप इस बात को समझ ही गए होंगे प्रॉपर, 345 बार बटन दबाना पड़ेगा। देखिए हमने आज आपको सिर्फ नंबर सिस्टम में बेसिक चीज़ें बता दी। एक इकाई का अंक, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बता दी है, और एक अंकों का यूज करके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसी बनाई जा सकती, इम्पॉर्टेंट सब है। जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन बताया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। ज़रूर का मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन एग्ज़ामों में आता है। हम आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बताएंगे और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, क्योंकि हम केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ाने वाले हैं। तो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही करवाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ आज हमने आपको क्या बताई है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। एक बार दोबारा देख लेंगे तो ज़रूर समझ में आएगी। फिर हमने बताया कि अंकों का यूज करके आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या बना सकते हो, और उसके बाद हमने आपको बताया है कि अगर आपको गिनतियाँ लिखनी है 1 से लेकर 51 तक या 1 से लेकर 151 तक,
या 1 से लेकर 250 51 तक, तो कंप्यूटर के बटन को कितनी बार दबाना पड़ेगा या कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि एक पुस्तक है जो सब पहले पन्ने पर 1 लिखा और लास्ट पन्ना 351 है, तो बताओ उसमें कितने अंक लगे होंगे। सेम बात है, जैसे कंप्यूटर के बटन पूछा उसी तरह कितने अंक लगेंगे ये भी पूछ सकता है। और इधर पूछ लिया गया था कि लड़का है जो 1 से लेकर के 250 तक की गिनती को लिखना चाह रहा था, तो कितने अंक लिखने पड़ेंगे। ये सब एक ही चीज़ें ऐसे ही होंगे। तो हमने 3 तरह के क्वेश्चन यानी 3 चीज़ें आपको बेसिक हमने नंबर सिस्टम की बता दी हैं। अब हम नंबर सिस्टम के जो अच्छे क्वेश्चन हैं अगले वीडियो से शुरू करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।